नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा। विधानसभा चुनावों पर हमारी स्पेशल कवरेज जारी है। यूपी में छठे चरण की 7 जिलों की 49 सीटों पर और मणिपुर में पहले चरण में 38 सीटों पर वोटिंग शुरू हुए करीब 1 घंटा बीत चुका है। दोनों राज्यों में पोलिंग बूथ्स पर वोटर्स बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। सबकी निगाहें हालांकि आज बनारस की जंग पर टिकी हुई है। बनारस में आखिरी चरण में 8 तारीख को वोटिंग होगी, लेकिन बनारस की जंग आज से ही तेज होने वाली है। अब से तकरीबन 2 घंटे के बाद यानी सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा रोड शो शुरू होगा। प्रधानमंत्री का रोड शो बीएचयू के सिंह द्वार से शुरू होगा। और आपको बता दें, आज ही अखिलेश यादव और राहुल गांधी भी काशी में होंगे और उनका भी एक रोड शो होगा। दोपहर 1 बजे कचहरी से शुरू होकर ये कचहरी के अंबेडकर पार्क से शुरू होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल अखिलेश सभी आज बनारस में अपनी ताकत दिखाते और आजमाते दिखाई देंगे। बनारस की जबरदस्त टक्कर की पल पल की खबर आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के गढ़ आजमगढ़ से हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह। बीजेपी के गढ़ गोरखपुर में इस वक्त देवेंद्र पराशर मौजूद हैं और बनारस की जंग का अलग अलग रंग आपको दिखाएंगे बीएचयू के सिंह द्वार पर मौजूद हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय। और स्टूडियो में 2 मेहमान हमारे साथ हैं, पुष्पेश पंत जी और जयशंकर गुप्त जी। प्रधानमंत्री के रोड शो से पहले पूरे बनारस को भगवा रंग में रंग दिया गया है। काशी की सड़कों को गुब्बारों से पाट दिया गया है। प्रधानमंत्री के आज के मेगा शो की किस तरह की तैयारियां हैं, बता रहे इंडिया टीवी के संवाददाता अभिषेक उपाध्याय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बनारस में हैं और उनका जो पूरा रूट है लंका यानी कि बीएचयू गेट से लेकर के और काशी विश्वनाथ मंदिर और फिर काल भैरव मंदिर तक उसको ऐसे ही देखिए गुब्बारों से सजा दिया गया है। ये 1-2 जगह नहीं है, ये पूरा सिलसिला है रंग बिरंगे गुब्बारों का। और जो वाहन रास्ते में आ जा रहे हैं उन पर भी गुब्बारे बांधे गए हैं। सुबह का ये वक्त है और शुरुआत इसकी हो रही है बीएचयू गेट से। उसके बाद सोनारपुरा, मदनपुरा, गुदोलिया, जंगमवाड़ी जहां से हम गुजर रहे हैं और इसके आगे जब गोदोलिया से आगे की ओर बढ़ते हैं नीची बाग, मैदागिन चौक से होते हुए काल भैरव तक ऐसे ही सजाया गया है। इस पूरे रोड शो में बीजेपी के कार्यकर्ता जो और यहाँ के जो लोग हैं, बीजेपी के समर्थक लोग हैं, वो सब के सब साथ रहेंगे। और प्रधानमंत्री का जो रोड शो है ये एक तरह से 2 विधानसभा सीटें कैंट और बनारस दक्षिण, यहाँ पर बीजेपी के लिए संजीवनी का काम कर सकता है, क्योंकि इन 2 सीटों पर खासी आपसी अंतर विरोध की बातें सामने आई थी। और इन 2 सीटों के अलावा जो बाकी की 3 सीटें हैं पीएम मोदी के लोकसभा क्षेत्र की, वहाँ भी पीएम इन 3 दिनों के प्रवास में जाएंगे और बीजेपी बड़ी ही शिद्दत से पीएम के इस दौरे का इंतजार कर। देखिए अभी भी यहाँ हमको आगे नजर आएगा। हम अब आगे बढ़ते हुए मदनपुरा की ओर पहुंच चुके हैं। यहाँ भी हमको वही नज़ारा दिखाई पड़ रहा है कि रंग बिरंगे गुब्बारे यहाँ नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर के बीजेपी के कार्यकर्ता खासा उत्साहित हैं प्रधानमंत्री के इस दौरे से और उनको उम्मीद है कि ये दौरा बीजेपी के लिए संजीवनी की तरह काम करेगा, खासतौर पर बनारस और पूरे पूर्वांचल में। कैमरामैन जहान शर्मा के साथ अभिषेक उपाध्याय, इंडिया टीवी, बनारस। और आपको लेकर चलते हैं अब आजमगढ़। विशाल प्रताप सिंह इस वक्त मौजूद है हमारे संवाददाता। विशाल, 49 सीटें हैं आज के इस चुनाव में। आजमगढ़ में आप मौजूद हैं। मुलायम सिंह यादव यहाँ से सांसद हैं, लेकिन इस बार प्रचार करने के लिए यहाँ पर नहीं आए थे। और जिस किस्म की जोर आजमाइश आज बनारस में देखने को मिलेगी, ये बताता है कि पूर्वांचल कितनी अहमियत रखता है सबके लिए। सौरभ, बिल्कुल इनकार नहीं किया सकता इस बात से कि जो 49 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है उसमें न सिर्फ आजमगढ़ की बहुत ज़्यादा अहमियत है, बल्कि पूरे ही पूर्वांचल की अहमियत बहुत ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि आजमगढ़ जो कि समाजवादी पार्टी का गढ़ है, समाजवादी पार्टी उसको रिटेन करना चाहती है, हर हाल में बचाना चाहती है। क्योंकि पिछली बार जब यहाँ विधानसभा चुनाव हुआ था तो 10 में से 9 सीटें समाजवादी पार्टी ने यहाँ से जीती थी। तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी उस प्रदर्शन को दोहराना चाहती है। वही भाजपा जो कि 2014 में ऐतिहासिक प्रदर्शन कर चुकी है, न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में, बीजेपी चाहती है कि अपने 2014 के प्रदर्शन को दोहराया जाए। और बीएसपी कहीं ना कहीं जो उसका वोट बैंक है उसके जरिए सेंध लगाना चाहती है, न सिर्फ आजमगढ़ में बल्कि आसपास के इलाकों में। तो जो एक तरीके से कहा जाए कि कुरुक्षेत्र का मैदान बन चुका है वाराणसी, और जिन जगहों पर आज वोटिंग चल रही है, निश्चित तौर पर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आज का जो रण है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है समाजवादी पार्टी के लिए। क्योंकि पिछली बार जब 49 सीटों पर यहाँ वोटिंग हुई थी तो इसमें से 27 सीटें यानी कि आधों से ज्यादा सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की थी। अब से कुछ देर पहले यहाँ पे कैबिनेट मंत्री है दुर्गा यादव, उन्होंने अपना वोट कास्ट किया है
है उनका कहना है कि नेताजी और मुख्यमंत्री ने जो काम किया है उसके आधार पर लोग वोट कर रहे हैं, लेकिन सवाल यही उठता है कि नेताजी यहां से सांसद हैं मुलायम सिंह यादव, इसके बावजूद उन्होंने एक भी जनसभा आजमगढ़ में नहीं की है, जिसका कहीं ना कहीं डिमेरिट समाजवादी पार्टी को आ रहा है। और यही वजह है कि जो विपक्षी दल हैं इसका फायदा उठाना चाहते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी भी हाल में अगर समाजवादी पार्टी के इस दुर्ग को किसी भी तरीके से अगर भेदने में कामयाबी मिल जाती है तो न सिर्फ आजमगढ़ बल्कि पूर्वांचल की आसपास की सीटों पर भी अच्छा खासा प्रभाव बन जाएगा, जिसकी लगातार कोशिश सभी विपक्षी पार्टी कर रही है, जिससे बीजेपी प्रमुखता से आगे आ रही है। सौरभ, चलिए, आपने इसको सपा का गढ़ बताया तो यहाँ से बीजेपी के गढ़ चलते हैं। गोरखपुर देवेंद्र पराशर वहाँ मौजूद हैं और गोरखपुर में बीजेपी की साख कहें या आप सीधे सीधे कह दें योगी आदित्यनाथ के लिए नाक की लड़ाई है देवेंद्र। और खबर ये भी थी कि उनकी एक संस्था उन्होंने जो चला रखी है हिंदू युवा वाहिनी, उसके कुछ लोगों ने अपने कैंडिडेट 7-8 सीटों पर खड़े कर रखे हैं। हालांकि योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं कि उनका पार्टी से कोई सरोकार नहीं है, लेकिन वो अब भी यही कहते हैं कि हम जो कुछ कर रहे हैं योगी जी के आशीर्वाद के साथ कर रहे हैं। यह निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती रही है इस क्षेत्र में, पहले भी, इस बार के चुनाव में भी और पहले भी, जब आप हिंदू युवा वाहिनी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच स्थानीय स्तर पर जो अंतर्विरोध दिखता है उस अंतर्विरोध में एक सामंजस्य बैठाया जाए। तो हालांकि इस बार के चुनाव की अगर बात करें तो क्योंकि पार्टी आलाकमान ने योगी आदित्यनाथ को स्टार प्रचारक की भूमिका दे रखी है, लगातार 150 से ज़्यादा रैलियाँ वो कर चुके हैं, पार्टी उन्हें बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रही है कैंपेन के दरमियान, तो उसका असर निश्चित तौर पर देखने को मिला। योगी आदित्यनाथ ने भी हिंदू युवा वाहिनी के लोगों को समझाया बुझाया। उनका ये कहना था कि अब एक भी व्यक्ति जो कि बीजेपी से अलग चुनाव लड़ रहा है उसका हिंदू युवा वाहिनी से कोई संबंध नहीं है और उन्होंने अपने दबाव का भी इस्तेमाल किया है। और बीजेपी की चुनौती की बात करें तो पिछले 3 विधानसभा क्षेत्रों में अगर बात करें तो जब विधानसभा का चुनाव आता है तो वहां पार्टी के लिए कोई बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं रही है। पिछले चुनाव में भी गोरखपुर में जो 9 विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें से 3 में ही पार्टी को सफलता हासिल हुई थी। हालांकि लोकसभा चुनाव में स्थिति अलग रहती है। उस स्थिति में निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ के लिए भी एक नाक की लड़ाई है। और रोड शो में जिस प्रकार से अमित शाह और योगी आदित्यनाथ ने रोड शो यहाँ पे गोरखपुर किया, उसके बाद बीजेपी की उम्मीद है कि आपने थोड़ी देर पहले योगी आदित्यनाथ से बात की थी जब वो यहाँ वोट डालने आए थे देवेंद्र, वो बातचीत आपकी उनके साथ, वो जरा हम दर्शकों को सुनाते हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं योगी आदित्यनाथ जो कि वोट डालने आए हुए हैं। सबसे पहले सर जो स्याही लगी हुई है वो दिखा दीजिए, मतदाताओं को यहाँ संदेश दे दीजिए। हम मतदाताओं से अपील करेंगे कि वह अधिक से अधिक संख्या में मतदान का प्रयोग करें, अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करें और प्रदेश में परिवर्तन की इस आंधी में सहभागी बने, प्रदेश में को सपा बसपा के कुशासन से मुक्त करें। यूपी में जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था उस पर जो जांच एजेंसियां हैं, रेलवे जो है, प्रधानमंत्री मोदी आतंकवादी कनेक्शन देख रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव उसे खारिज कर रहे हैं सीधे सीधे। देखिए, अखिलेश यादव की पूरी दृष्टि नकारात्मक है और नकारात्मक इसलिए है क्योंकि जब ये सरकार आई थी अखिलेश यादव की तो उन्होंने पहला काम किया था आतंकवादियों पर दायर मुकदमों को वापस लेने का प्रयास। ये बहुत शर्मनाक है और समाजवादी पार्टी की सरकार के लिए शर्मनाक है कि यह सरकार सुरक्षा के साथ और राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहसिक प्रयास की थी। स्वाभाविक रूप से कानपुर में जो हादसे हुए थे या प्रदेश में अन्य जो रेल हादसे हुए थे उन सब को यह सरकार कैसे स्वीकार कर सकती है, क्योंकि जब आतंकवादियों की समर्थक ये सरकार हो, पेशेवर अपराधियों के प्रति ये सरकार नरम रुख रखती हो, उनको संरक्षण देती हो, तो इस सरकार से बहुत अच्छी उम्मीद नहीं की जा सकती। आजम खान कह रहे हैं कि बीजेपी हमें जानवर समझती है, बीजेपी के लोग हमें जानवर समझते हैं। उनके कृत्य तो ऐसे ही हैं। आखिर में एक सवाल, अंसारी बंधुओं के क्षेत्र में भी आज वोटिंग हो रही है, कड़ी टक्कर मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी 49 सीटों में से 45 में कम से कम सफल होगी और इसमें कोई संदेह किसी को नहीं। क्या संदेश रहेगा, उनके क्षेत्र में चुनाव है? देखिए, जनता ने उन्हें खारिज किया, एक सिरे से खारिज हुआ। चलिए, बहुत धन्यवाद साहब। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ जो कि वोट देकर गोरखपुर में बूथ से निकले हैं। कैमरा पर्सन अनिल मिश्रा के साथ देवेंद्र पराशर, इंडिया टीवी, गोरखपुर। स्वागत है आपका। आज छठे चरण का चुनाव है उत्तर प्रदेश में और सबकी निगाहें बनारस में, जहां आज तो वोटिंग नहीं है लेकिन फिर भी सबका इस पूरी राजनीतिक हलचल का केंद्र वही बना हुआ है। जयशंकर जी, प्रधानमंत्री की आज रोड शो, फिर शाम को रैली, जौनपुर में रैली, मंत्रियों सांसदों का वहां जो रेला लगा है, कैसे देखते हैं इसको? नहीं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये, चूँकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में पिछली बार लोकसभा के चुनाव में भी काफ़ी उनको बड़ा समर्थन मिला था और स्टेक पर है, क्योंकि सब सारे चरण तो ख़त्म हो चुके हैं, अब सिर्फ यही 2 चरण है, छठा और 7वां चरण है। ये आज जो आजमगढ़, गोरखपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, इस सब में जो चुनाव हो रहा है, महाराजगंज है, और उसके बाद फिर 8 मार्च को
बनारस के इलाके में होगा, मिर्ज़ापुर वगैरह में होगा, गाजीपुर में होगा। तो बनारस चूँकि उनका संसदीय क्षेत्र भी है प्रधानमंत्री का, और उसके बारे में उनके बहुत सारे लंबे चौड़े वायदे भी रहे हैं। उसको क्योटो बनाने की बात रही है, गंगा को मुक्त करने की बात रही है, तो बहुत सारे लोगों को रोज़गार देने की बात है, वहाँ के बुनकरों का सवाल है, साड़ी उद्योग का सवाल है। तो इन सारे पर उनको कहीं ना कहीं तो एक बार होगा, लोग वहाँ के लोग देख पाएंगे कि हमारा सांसद जो है, जो देश का प्रधानमंत्री भी है, कम से कम 3 दिन हमारे इलाके में घूम तो रहा है, बैठा हुआ है। तो उससे हो सकता है कि थोड़ा संवाद भी बने। पता नहीं संवाद हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि वर्तमान जो व्यवस्था है उसमें मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जो भी होता है सिर्फ बोलता है, सुन नहीं पाता है वो। तो ये संवाद हो पाएगा कि नहीं, लेकिन एक तरफा तो कम से कम कुछ तो होगा। कुछ तो प्रधानमंत्री बताएंगे कि हमने जो जो कहा था आपके लिए, उसमें से हमने क्या क्या कर लिया है और क्या क्या कर रहे हैं। नहीं, केवल इतना ही नहीं पुष्पेश जी, ऐसा लग रहा है कि पूर्वांचल का, ये तो फैक्ट है कि पूर्वांचल का पूरा कैंपेन हेडक्वार्टर लखनऊ से उठा करके अब पूर्वांचल के लिए बनारस कर दिया गया है। लोग तो कह रहे हैं कि केंद्र की सरकार शिफ्ट हो गई है, वहाँ इतने मंत्री रोज जा रहे हैं। अब देखिए, सरकार गई हो या न गई हो, मौजूदगी तो वहाँ हो गई है सारे मंत्रियों की और प्रधानमंत्री की। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इससे मनोबल बढ़ता है जो समर्थक भाजपा के होते हैं उनका, कि अभी कुछ देर पहले जो संवाददाता कह रहे थे कि गढ़ माना जाता है सपा का, तो कहीं ना कहीं गढ़ में भी कुछ सेंधमारी की कोशिश नजर आती है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पर लेते हैं, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे आज प्रधानमंत्री का वहाँ क्या कार्यक्रम रहने वाला है, किन किन रस्तों से होकर गुजरेगा प्रधानमंत्री का रोड शो। और राहुल गांधी अखिलेश भी आज शाम वहीं बनारस में, बनारस की गलियों में घूम घूम कर प्रचार करेंगे, उनका भी रोड शो होगा, बातचीत होगी। प्रदीप जी ने हमको ज्वाइन किया, प्रदीप सिंह जी ने, उनके पास चलेंगे एक ब्रेक के बाद।